डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम ग्रामर की अपनी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो हम ग्रामर का प्रयोग करते हैं वह सेंटेंस के स्ट्रक्चर में करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जानें कि सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों या वाक्यांशों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। पूरी अंग्रेजी भाषा को 5 प्रकार के वाक्यों में हम इसको व्यक्त करते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, अर्थात जिससे असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिसमें किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के न घटित होने या किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के बारे में वर्णन किया जाता हो, ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिनसे प्रश्न का बोध होता है, ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस, जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं जिनसे आदेशात्मक भाव स्पष्ट होता है, ऐसे वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है, ऐसे वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आता है, ऐसे वाक्य जिनसे कामना का बोध होता है, विश का बोध होता है, ऐसे वाक्य को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे हम असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम ये जानें, एक एक पॉइंट हमें जानना अनिवार्य होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट और वर्ब में अधिक महत्वपूर्ण संबंध होता है। सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर का बहुत ज्यादा से ज्यादा इससे इरर्स होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन होता है। तो इसके बारे इसीलिए हमको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेनी होगी। सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानें। आप लोग जानते होंगे कि सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, लेकिन इसका एक और अर्थ जानते होंगे, इसका अर्थ विषय भी होता है। ज्यादातर लोगों से यदि पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो लोग यही कहते हैं कि जो कार्य को करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, कार्य के करने वाले को सब्जेक्ट कहते ही कहते हैं, लेकिन यह कोई अनिवार्य नहीं है कि सारे वाक्यों में सब्जेक्ट कार्य को करे ही। सब्जेक्ट का अर्थ विषय भी तो होता है। इसलिए जैसे कहा जाए कि मेरा भाई स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। यहां पे देखें सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? सब्जेक्ट के रूप में मेरा भाई आया है। यहां मेरा भाई इस कार्य को कर रहा है, इसलिए इस सब्जेक्ट को एक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। जाने का काम कौन कर रहा है? मेरा भाई कर रहा है। इसलिए अगर सब्जेक्ट कार्य को करता है तो ऐसे सब्जेक्ट को एक्टिव सब्जेक्ट कहा जाता है। यहां देखिए सब्जेक्ट कार्य को कर रहा है, लेकिन अगर इस वाक्य को ऐसे बोला जाए कि पूरे देश में हिंदी बोली जाती है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है? पूरा देश तो है नहीं, ये तो स्थान है। हिंदी बोली किसके बारे में बोला गया है? हिंदी के बारे में। यहाँ देखिए बोलने का काम हिंदी तो कर नहीं रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आपका हिंदी है। यह कार्य को नहीं कर रहा है,
जो सब्जेक्ट है आपका कार्य को नहीं कर रहा है, इसलिए इस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसको नॉन एक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। इस सब्जेक्ट को नॉन एक्टिव सब्जेक्ट बोला जाता है। मेरी बहन प्रतिदिन एक गाना गाती है, एक गाना गाती है। यहाँ पे गाने का कार्य हो रहा है। सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बोला गया है, मेरी बहन के बारे में। ये जो है गाना गाने का काम कर रही है, अर्थात इस क्रिया को ये कर रही है, अर्थात ये जो सब्जेक्ट है ये आपका ये सब्जेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट कहलाता है। इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट, क्योंकि ये कार्य को कर रहा है। अगर सपोज करिए कहा जाए कि कल एक गाना गाया गया था, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, एक गाना। गाना गाने को तो गाएगा नहीं, गाने वाला तो कोई और होगा, लेकिन कहा गया है इसके बारे में, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक गाना है जो कि कार्य को नहीं कर रहा है, अर्थात ये क्या कहलाता है, इसको हम नॉन एक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं। इसको नॉन एक्टिव सब्जेक्ट। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे के वाक्यों में ये काफी हेल्पफुल होगा, इसलिए ध्यान से इस चीज को देखें कि सब्जेक्ट कौन है और उसमें वह सब्जेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट है या नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है, इसके बारे में जानकारी करना चाहिए। एक चीज और ध्यान दें कि सब्जेक्ट के रूप में देखिए, यहाँ भाई, मेरा भाई आ रहा है, यहाँ हिंदी आ रहा है, यहाँ पे मेरी बहन आ रहा है, यहाँ पे गाना आ रहा है। आप हर जगह आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग किया गया है, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में केवल नाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन भी आता है, तो जहां नाउन रहेगा वहां प्रोनाउन तो ऑटोमेटिक लगेगा, क्योंकि प्रोनाउन का अपना अस्तित्व नहीं होता है, प्रोनाउन के स्थान पे ही प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे वह एडजेक्टिव हुआ, चाहे वह वर्ब हुआ, चाहे वह एडवर्ब हुआ, वह जो है सब्जेक्ट के रूप में तब तक नहीं प्रयोग किया जा सकता जब तक कि वह नाउन के रूप में अपने आप को बदल न ले। इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि सब्जेक्ट के रूप में केवल और केवल नाउन का ही प्रयोग हम करते हैं। अब अगर ये नाउन का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है इसको जाने। नाउन संज्ञा होता है, अर्थात नाउन को अगर डेफिनेशन कहा जाए तो ऑल द नेमिंग थिंग्स आर नाउन। इस संसार में जो कुछ भी है जिसको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं वो हर चीज क्या है, नाउन है। जैसे चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, राम श्याम मोहन हो, चाहे देश का नाम हो, राज्य का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी भाववाचक संज्ञा हो, तो अगर किसी नाम से हम बुलाते हैं तो वह हर चीज क्या होता है, वह नाउन होता है। और नाउन को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक काउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नाउन के रूप में और एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन दो भागों में बढ़ जाता है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या कहलाता है, ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन को काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उस नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे सपोज करिए श्याम, तो श्याम कई लोगों का नाम हो सकता है, इसलिए यह क्या है, यह आपका काउंटेबल में आ जाएगा। जैसे पेन, ये काउंटेबल में आ जाएगा। काऊ, ये काउंटेबल में आ जाएगा। यहां देखें अनकाउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल जैसे वाटर, जैसे ऑनेस्टी, ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल में होंगे। अगर काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन उनकी संख्या एक भी हो सकती है और उनकी संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है, वन है और मोर देन वन है, मोर देन वन है। अगर उनकी संख्या वन है तो उस
उसको कहते हैं सिंगुलर, एक वचन, और अगर उनकी संख्या एक से ज्यादा है तो उनको कहते हैं प्लूरल। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वह ऑलवेज किस फॉर्म में होता है, वह ऑलवेज सिंगुलर में होता है, ये प्लूरल में होता है। इसको एक से अधिक संख्या में बढ़ ही नहीं सकते हैं, इसको काउंट कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमेशा ये सिंगुलर में होता है, ये प्लूरल में नहीं होता है। इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है, और नाउन या तो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। और काउंटेबल यदि है तो काउंटेबल अगर उनकी संख्या एक है तो उसको सिंगुलर कहते हैं, अगर उनकी संख्या एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा, और यदि अनकाउंटेबल होगा तो वह सिंगुलर में होगा। अर्थात सब्जेक्ट जो भी आएगा वह या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। इस तरह से सब्जेक्ट का पॉइंट समाप्त हो गया। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट, हम वर्ब पे आते हैं, और वर्ब में भी हम देखते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और उनके फॉर्म्स क्या हैं, और कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, कौन सा वर्ब प्लूरल होता है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्ब का है। चलिए, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया जिसको एक्शन भी कहते हैं, कार्य। ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गो जाना, ईट खाना, रीड पढ़ना, टीच पढ़ाना, बीट पीटना, किल मारना, ये सब क्या है, ये सब आपके वर्ब है जो एक्शन को शो करते हैं कि कौन सा कार्य हुआ, घटना के घटित होने का भाव व्यक्त करते हैं, इनको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप, इसको बोलते हैं क्रिया के रूप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस काल में, जिस समय में क्रियाएं घटित होती हैं, उस तरह के फॉर्म प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका जानना बहुत अनिवार्य है। क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं और वह फॉर्म, प्रत्येक फॉर्म क्या क्या शो करते हैं। कोई दो फॉर्म एक भाव को शो नहीं करते हैं, इसलिए यह जानना चाहिए। तो क्रिया मुख्यतः तीन भागों में विभाजित होती है, अर्थात देयर आर मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और एक जो है इसके साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के आईएनजी फॉर्म बनाया जाता है। बहुत से लोग इसको 4 फॉर्म कहते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ये फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म जैसे मान लीजिए कि गो है, गो फर्स्ट है, सेकेंड फॉर्म इसका वेंट है, थर्ड फॉर्म इसका गॉन है, आईएनजी फॉर्म गोइंग है, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। राइट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, राइट मींस लिखना, रोट। थर्ड फॉर्म इसका रिटेन, आईएनजी फॉर्म इसका राइटिंग। लाफ मींस हंसना, लाफ है, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। इस तरह से ये वर्ब के फॉर्म हैं। अब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के दो रूप होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। फर्स्ट फॉर्म ये देखें, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म, इसी को हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। इसी को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, क्रिया का मूल, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का मूल।
यह दो भागों में डिवाइड किया जाता है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म दो रूप में बटा होता है। एक होता है प्लूरल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल फॉर्म को ही फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, और सिंगुलर फॉर्म। लेकिन ये बनता कैसे है, किसको हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं? वर्ब जिसमें उत्पत्ति होती है, क्रिया की जिस रूप में उत्पत्ति होती है वह प्लूरल में पाई जाती है, उसी को हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। जैसे गो, कम, ईट, रीड, टीच, बीट, ये सब क्या है? ये सब आपके प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म क्या है? इसमें हम यस और यस जोड़ दें, यस या यस जोड़कर हम इस वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं। जैसे गो में यस जोड़ देंगे तो गोज हो जाएगा, कम में यस जोड़ देंगे तो कम्स हो जाएगा, ईट में यस जोड़ देंगे तो ईट्स होगा, टीच में टीचेज ये हो जाएगा, बीट में बीट्स हो जाएगा, बीट्स हो जाएगा। इस तरह से जैसे प्लूरल में क्या होता है, विदाउट यस यस फॉर्म होता है, और सिंगुलर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़कर हम उसको सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। अर्थात ये नाउन से डिफरेंट होता है। नाउन में जब आप यस यस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, और वर्ब में जब यस यस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है। इसके नियम भी हैं कि किस वर्ब में हम यस जोड़ेंगे, किस में यस जोड़ेंगे। ऐसा वर्ब जिसका अंतिम अक्षर ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो और जेड हो, उसमें यस जोड़ा जाता है, और शेष में यस जोड़ते हैं। इस तरह से आपका ये भी समझ में आ गया कि आपका फर्स्ट फॉर्म के कितने रूप होते हैं? फर्स्ट फॉर्म के दो रूप होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल फॉर्म से हम सिंगुलर बनाते हैं। जिस रूप में क्रिया की उत्पत्ति होती है वह प्लूरल में होता है, उसमें यस यस जोड़ के हम उसको क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। अगर चाहे तो इसको जो है इस रूप को लिख लें, इसको भी समझा देते हैं। हाउ टू मेक वर्ब सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? जिस वर्ब का अंतिम अक्षर ओ हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो और जेड हो, उसमें ईएस जोड़ते हैं, और शेष सभी में यस जोड़ा जाता है। जैसे प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब से आपको बनाना है सिंगुलर वर्ब। जैसे गो है, गो में आपने लास्ट में ओ आ रहा है, यस आपने जोड़ दिया, ये आपका गोज हो गया। टीच है, लास्ट में सी एच आ रहा है, आपने यस जोड़ दिया, ये आपका टीचेज हो गया। रीड है, इसमें आपने यस जोड़ दिया, आपका रीड्स हो गया। ये प्ले है, इसमें आपने यस जोड़ दिया, ये प्लेज हो गया। और इसमें क्राई है, क्राई में वाई के स्थान पे आई एस जोड़कर हम इसको क्राई लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ प्ले वाई था, आपने यस कर दिया, यस जोड़ के प्लेज बना दिया। यहाँ पे वाई है, वाई के स्थान पे आई एस का प्रयोग करके आपने क्राइज कर दिया। ये कब करते हैं इसको जाने। यदि किसी वर्ग का अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, जैसा कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके क्या हैं? वावेल हैं, और शेष सब क्या हैं? शेष आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, शेष कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर यदि किसी वर्ग का अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया हो, तो वाई के स्थान पे आईएस का प्रयोग करके उस वर्ग को हम सिंगुलर बनाते हैं। इस तरह से आपने वर्ग के बारे में भी जान लिए,
कि कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है और कौन सा वर्ब प्लूरल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, यहीं पे हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है, इसको जाने, क्योंकि सेंटेंस में एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो कौन सा वर्ब आएगा। देखिए, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होता है और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल लगाया जाता है। द सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। इसको लिख लें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट takes plural. It means सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या लगेगा, ये सिंगुलर लगेगा, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग भी ये प्लूरल ही होगा। इस तरह से आपका यस यस और पीपी का रूल चलता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, रवि, और यहां पे वर्ब भरना है यहां पे आपका गो और गोज दो वर्ब हैं, इनको भरना है। गो आपका ये प्लूरल है और गोज आपका सिंगुलर है। कौन सा वर्ब भरा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कौन सा प्रयोग होगा, सिंगुलर का प्रयोग होगा, अर्थात यहाँ पे गोज लगाएंगे। ये देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, यहां पे प्ले हो, प्ले और प्लेज। प्ले आपका प्लूरल है और प्लेज आपका सिंगुलर है। यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे, किसके बारे में बोला गया है, मोहन और सोहन के बारे में बोला गया है। ये दो व्यक्तियों के बारे में बोला जा रहा है, अर्थात ये प्लूरल हो गए, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पे प्ले लगाएंगे। सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जाता है, किसके बारे में बोला गया है, यह क्रिया किससे संबंधित है, मोहन और सोहन से, तो मोहन और सोहन इसका सब्जेक्ट हो गया। दो सब्जेक्ट, जब भी कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ जाते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं। यहाँ देखिए दोनों प्लूरल हो गए, दोनों मिलके दोनों सिंगुलर है, मोहन भी सिंगुलर है, सोहन भी सिंगुलर है, लेकिन एंड से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से प्लूरल हो गया और इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हम वर्ब लगाएंगे। जो हम वर्ब यूज करते हैं वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, तो इसलिए वाक्य में कभी भी वर्ब का प्रयोग करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, तब हम उस वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कभी भी वाक्य में आपको इरस देखना है या कहीं भरना है तो वर्ब का प्रयोग करते समय तुरंत हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद तब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट इसका आता है सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर इसके रिलेशन के बारे में, संबंध इसका किस तरह से होना चाहिए।
तो इस संबंध के बारे में भी जान लें। रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में संबंध क्या होता है, इसको जानें। रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसा कि देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन का संबंध किस तरह से होना चाहिए, साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट के बारे में दो बताया कि सब्जेक्ट कभी एक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्ट कभी नॉन एक्टिव भी होता है। अगर सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो वह एक्टिव सब्जेक्ट कहलाएगा और कार्य नहीं कर रहा है तो वह नॉन एक्टिव सब्जेक्ट कहलाएगा। और वर्ब भी एक्टिव और नॉन एक्टिव होता है। अब ये वर्ब एक्टिव और नॉन एक्टिव क्या होता है इसके बारे में जाने। फर्स्ट पहले तो हम थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि सब्जेक्ट के दो रूप होते हैं। एक एक्टिव सब्जेक्ट होता है, एक्टिव सब्जेक्ट, और एक नॉन एक्टिव सब्जेक्ट। नॉन एक्टिव सब्जेक्ट जैसे कहा जाए, एक एग्जांपल एक्टिव सब्जेक्ट का देते हैं यहां पे। ऐसे कहा, मेरा भाई किताब पढ़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट मेरा भाई है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, इस एक्शन को कर रहा है, अर्थात ये जो है ये एक्टिव सब्जेक्ट है, इसको कहते हैं एक्टिव सब्जेक्ट। नॉन एक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कहा जाए हिंदी पूरे देश में बोली जा रही है, यहां देखें किसके बारे में बोला गया है, हिंदी के बारे में। ये आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कैसा है, एक्टिव सब्जेक्ट है या नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है। जैसे बोलने का काम हिंदी तो कर नहीं रहा है, इसलिए इस सब्जेक्ट को हम नॉन एक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये कार्य को नहीं कर रहा है। ये आपका हुआ, अगर सब्जेक्ट कार्य को करता है तो वह एक्टिव सब्जेक्ट होता है, और अगर सब्जेक्ट कार्य को नहीं करता है तो वह नॉन एक्टिव सब्जेक्ट कहलाता है। अब हम वर्ब को देखते हैं कि कौन सा वर्ब एक्टिव होता है, कौन सा वर्ब नॉन एक्टिव होता है। वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वर्ब और नॉन एक्टिव वर्ब। वर्ब का कोई भी फॉर्म, कोई वर्ब हो, यदि उससे पहले बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर दिया जाए तो वह वर्ब नॉन एक्टिव कंडीशन में हो जाता है। चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो या आईएनजी फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म अगर यूज किया गया है तो ये एक्टिव वर्ब होगा। और यदि थर्ड फॉर्म से पहले बी का कोई फॉर्म प्रयोग किया जाए तो वह नॉन एक्टिव वर्ब हो जाता है। बी का फॉर्म क्या होता है, जैसे बी फर्स्ट फॉर्म में बी भी होता है, इजेमार भी होता है, सेकंड फॉर्म इसका वाजवर है, थर्ड फॉर्म इसका बीन है, और आईएनजी फॉर्म बीन। अर्थात थर्ड फॉर्म से पहले बी वर्ग का कोई भी फॉर्म लगा हो, चाहे बी लगा हो या इजेमार में से कोई एक हो या वाजवर में से कोई एक हो या बीन हो या बीन हो, तो वर्ब नॉन एक्टिव वर्ब कहलाता है। इस तरह से अब हम देखेंगे कि कौन सा वर्ब एक्टिव वर्ब है और कौन सा वर्ब नॉन एक्टिव वर्ब है। फॉर एग्जांपल, ऐसे जैसे गोइंग, ईट, एट,
be written, was sold, am doing, is being, taught, is teaching, has done, have been playing, been punished। देखिए यहाँ पे जैसे आईएनजी फॉर्म है, ये आपका एक्टिव वर्ब है, एक फर्स्ट फॉर्म है, ये भी एक्टिव है, एट ये भी एक्टिव वर्ब है, रोट ये भी आपका एक्टिव वर्ब है, बी रिटन देखिए थर्ड फॉर्म से पहले बी के फॉर्म है, ये नॉन एक्टिव वर्ब है, वाज सोल्ड थर्ड फॉर्म से पहले बी के फॉर्म है, ये भी नॉन एक्टिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म है, ये देखिए एक्टिव है, यहां थर्ड फॉर्म नहीं लगा हुआ है इसलिए एक्टिव हो जाएगा। इज बीइंग टॉट थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का प्रयोग किया गया है, बी वर्ब के फॉर्म है इसलिए ये भी नॉन एक्टिव है। इज टीचिंग आईएनजी फॉर्म से पहले बी का फॉर्म है, थर्ड फॉर्म रहता तो नॉन एक्टिव होता, यहाँ आईएनजी फॉर्म है इसलिए ये एक्टिव वर्ब है। यहाँ थर्ड फॉर्म से पहले है का फॉर्म है, बी का फॉर्म नहीं है इसलिए एक्टिव वर्ब है। आईएनजी फॉर्म से पहले बी का फॉर्म है, एक्टिव वर्ब कहलाएगा, थर्ड फॉर्म से पहले बी का फॉर्म है, ये नॉन एक्टिव वर्ब है। इस तरह से हम ये जान गए कि कौन सा वर्ब एक्टिव है और कौन सा वर्ब नॉन एक्टिव है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इनका यूज करते हैं, जैसे इसमें क्या रिलेशन होता है। रिलेशन अगर आपका सब्जेक्ट का वर्ब के बीच में रिलेशन है, सब्जेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट के साथ एक्टिव वर्ब और नॉन एक्टिव सब्जेक्ट के साथ नॉन एक्टिव सब्जेक्ट के साथ नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज माई सिस्टर। नाउ यहां पे स्कोल्ड वर्ब का फॉर्म भरना है, स्कोल्ड भरा जाए, स्कोल्डेड भरा जाए, स्कोल्डिंग हो या स्कोल्ड्स हो या स्कोल्डेड भरा जाए। जैसे इसको ये अगर यूज करना है, जैसे स्कोल्डिंग या स्कोल्डेड या स्कोल्ड या ऐसे ऑप्शन हो स्कोल्ड्स। इज के बाद या बी वर्ब के फॉर्म के बाद या तो आईएनजी फॉर्म का वर्ब आता है और या तो थर्ड फॉर्म आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आईएनजी कब लगाएंगे, आईएनजी तब लगाएंगे, आईएनजी लगाने से वर्ब एक्टिव हो जाएगा और थर्ड फॉर्म लगाने से थर्ड फॉर्म से पहले बी वर्ब का फॉर्म आ जाता है तो नॉन एक्टिव। हम यहाँ ये देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा एक्टिव सब्जेक्ट है या नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है। जैसे माई फादर, स्कोल्ड मींस डांटना, डांटने का काम कौन कर रहा है, मेरे पिताजी, किसके ऊपर, मेरी बहन के ऊपर। इसका मतलब कि फादर एक्टिव कंडीशन में है अर्थात सब्जेक्ट जो है एक्टिव रोल में है, सब्जेक्ट आपका एक्टिव है, सब्जेक्ट यही है और ये एक्टिव है। इस तरह से आप वर्ब को भी एक्टिव ही यूज करेंगे अर्थात यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के वर्ब का प्रयोग करेंगे अर्थात यहाँ पे लगाएंगे स्कोल्डिंग। अगर एग्जाम्पल में ऐसे लिखा गया हो कि हिंदी इज
हियर डेली। यहां पे ऑप्शन हो टीचिंग, टॉट, कौन सा ऑप्शन भरेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हिंदी है, हिंदी ये सब्जेक्ट है, पढ़ाने का काम हिंदी तो कर नहीं सकता, इसलिए नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है। नॉन एक्टिव सब्जेक्ट के साथ नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात थर्ड फॉर्म से पहले यदि वर्ब के फॉर्म लगे हों तो वर्ब नॉन एक्टिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। इस तरह से यही है रिलेशन, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन। मतलब एक्टिव सब्जेक्ट है तो एक्टिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, और नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है तो नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से सब्जेक्ट और रिलेशन का जो टॉपिक था ये समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताएंगे, फिर वर्ब के फॉर्म्स बताएंगे, और उन फॉर्म्स के बारे फॉर्म्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या शो करते हैं, फिर हम सेंटेंस उससे पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम अगली वीडियो में देंगे। इस तरह से मेरा आज का ये टॉपिक समाप्त हो गया। और यदि मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।